हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आपकी आज की ये अगली क्लास है, आपने पिछली क्लास में कॉमन एरिया का क्वेश्चंस देखे होंगे। तो आज भी हम उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस लाए हैं जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आज की हमने भी प्रोनाउन की क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, जैसा कि आपने पिछले क्लास में प्रोनाउन को ही स्टडी किया था एंड प्रोनाउन को ही जो भी मैंने बताया था कॉमन एरिया में ऑन प्रोनाउन, सेम वही चीज़ आज हम लाए हैं आपके लिए इस क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हो, एक व्हाइट बोर्ड में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योर सेल्फ लुक इनटू इट। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन सभी वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है सभी वर्ड के बारे में एंड कैसे उनका मतलब कहाँ पर वो सही है, कहाँ पर सही नहीं है, उस चीज़ को पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, तब हम देखेंगे कि मिस्टेक क्या है सेंटेंस में। हर एक वर्ड को देखिएगा बहुत ही ध्यान से। यदि एक एक वर्ड देखेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, यदि नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करने की चीज़ है। अब थोड़ा भी मतलब कि ध्यान नहीं देंगे, चीज़ें आप स्लिप आउट हो जाएंगी आपके दिमाग से। देखें, पहला जो वर्ड लिखा गया सेंटेंस में, ये जो आपका सेंटेंस में पहला वर्ड है थिंग्स आपका ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, जो सब्जेक्ट आपका प्रयोग किया गया इस प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड इसके बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ये आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसको विल सेल जो आपका होता है, जो आपका विल सेल जो फ्यूचर को डिनोट करता है, ये आपका विल सेल का प्रयोग हम फ्यूचर के टेंस में करते हैं। जो विल सेल मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है फ्यूचर टेंस में। अब इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा है नॉट आपका एडवर्ब है, जो किसी न किसी वर्ब के लिए आता है। ये नहीं, आप ये मत समझिए, आप आपके दिमाग में होता है ना कि सेंटेंस में जो विल का प्रयोग होता है इस हेल्पिंग वर्ब के लिए आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग दैट यू थिंक। ऐसी बात नहीं है जो आप सोचते हो। यहाँ पर जो नॉट का प्रयोग होता है इसके साथ नहीं, बल्कि इसके लिए होता है। भाई हेलो, इसके लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। लेकिन इसके साथ हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका पूरा फुल फोकस ऑन मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब, ये जो आपका ए वर्ब है इम्प्रूव, इस वर्ब को ये जो नॉट है ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जब जानते हैं कि जिस वर्ड को, यदि वर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपका नॉट क्या है? एडवर्ब है। ये नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? नो होता है आपका, एंड नेवर होता है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। ये आपका इम्प्रूव जो है वर्ब है। एंड अनलेस, ये जो आपका है एक कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन होने का मतलब सेंस, कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का प्रयोग हम जानते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। देख सकते हो आप, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, एक सेंटेंस एक ही है, बट सेंटेंस में दो भाग हैं। इसका जो पहला सेंटेंस का भाग है थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, एंड इसी सेंटेंस अनलेस के बाद एक सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ए हेल्पिंग वर्ब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ मॉडल, एंड यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, एंड योर सेल्फ आपका ए रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है, एंड लुक आपकी वर्ब है, एंड इनटू आपका प्रीपोजिशन। जैसा कि आप जानते हो कि अब इसके बाद हमें एक खाली स्थान भरना है। इन्हीं वर्ड में से हमें खाली स्थान भरना है। जैसा कि आप जानते हो कि इनटू जो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। इनटू आपका एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कोई ना कोई नाउन लेंगे, प्रोनाउन लेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस देखिएगा, इनटू के बाद ना हम सब्जेक्टिव केस का वर्ड लेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे कि आप, यदि आपको लिखना हो तो बाई आई नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा बाई मी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, बट प्रोनाउन का केस क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑप्शन,
ऑप्शन में कौन कौन से वर्ड है? ईट आपका, ईट जो आपका है वर्ड, ईट आपका है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इट जो आपका है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। इसको आप सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हो और इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हो। इट जो आपका है ये प्रोनाउन है, जैसे कि इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ गर्ल। मतलब कि जब इम्फेसिस करना हो ना, किसी चीज़ पर बताना हो, तो इट का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप इसको इंट्रोडक्टिव इट भी बोल सकते हो, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन का इट भी बोल सकते हो। इसको आप इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन का इट कब बोलते हो? जब आपको बताना हो कि, जब टाइम सेंस में बताना हो कि कितने बजे हैं, दिन का मेंशन करना हो, दिन का समय मेंशन करना हो, जैसे कि आज इतवार है, आज मंगलवार है, ऐसे। जैसे कि इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे। एंड वैसे ही मान लीजिए कोई चीज़ को किसी चीज़ का रेफरेंस देना है, जैसे कि बारिश हो रही है तो इट इज़ रैनिंग। अब वहाँ पे नहीं बोलोगे दिस इज़ रैनिंग, नो, वहाँ पर आपको इट बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो इट को प्रयोग किया गया है वो आपका इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है। आया समझ में? वहाँ पर वो वर्ड आपका इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है। यदि इट का प्रयोग आप किसी वस्तु के रेफरेंस में कर रहे हो, किसी वस्तु के, जैसे कि इट इज़ अ बल्ब, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ अ कैमरा, तो वहाँ पर जो इट होगा वो आपका प्रोनाउन होगा। वो आपका उसको आप उसको चाहो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हो, सिंपल। एंड यहाँ पे देखिए जो डैट है, जो डैट वर्ड है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपका होता है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, मैं बताना चाहूँगा इस सबको, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इनका प्रयोग, इनका जो डैट है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड इसी को आप डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह भी प्रयोग कर सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जैसे कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करना डैट का प्रयोग, तो कैसे करोगे आप? जैसे कि डैट इज योर चेयर। अब इसी को प्रयोग करना हो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में डैट का प्रयोग बता रहा हूँ आपको, तो क्या बोलोगे? इसके बाद तुरंत नाउन लिख दो, डैट चेयर इज योर्स। योर नहीं करोगे आप, योर्स करोगे। रीज़न है कि यदि आप योर कर दोगे ना, यहाँ पे योर्स नहीं आएगा, आपको योर्स आएगा, जस्ट बिकॉज योर यदि करोगे तो आपको उसके बाद कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेफरेंस आ चुका है, नाउन का रेफरेंस पहले आ चुका है, तो वहाँ पर आप डिटर्मिनर का प्रयोग करोगे, प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। ओके, ये भी एकदम सेम, इसी का एकदम सेम ये भी होता है। अब आपका बच गया देम वर्ड, देख रहे हो? देम का प्रयोग हम किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, एंड किसी न किसी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे कि दिस वर्क इज डन बाय देम। यहाँ पे देखिए जो बाई आपका है प्रीपोजिशन है, एंड इसके बाद हमने क्या लिखा है? देम। इसी जो आपका देम है वर्ड, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना। जिसको चाहो तो आप मेन वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि ही कॉल्ड देम। देखिए यहाँ पर जो देम का प्रयोग किया गया है, इस वर्ब के बाद किया गया है, तो ये आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एंड प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इट जो है ना, हेलो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? आप देख सकते हो जो इंटू वर्ड है आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई ना कोई आना चाहिए, प्रोनाउन आएगा, कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो इसको यदि हम देम कर देंगे तो सही है। एक और इस चीज़ को समझिए, यदि हम इसको लिख दे रहे हैं, इट लिख देंगे, यदि मान लो इट में लिख दिया, इसको गलत हो जाएगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि देखिए थिंग्स जो है ना, जो थिंग्स आपका वर्ड प्रयोग किया गया है ये प्लूरल है, और इसी की बात हो रही है, इसी की बात यहाँ पर देम का रेफरेंस यहाँ पर किया गया है। थिंग्स की वही बात,
द थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू लुक इनटू, मतलब इसी की बात हो रही है कि वो चीज़ें नहीं सुधरेंगी जब तक आप उनमें खुद ना, जब तक आप उनको खुद ना आप जानो समझो। तो इसी जो थिंग्स का रेफरेंस यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये प्लूरल है, जिसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, इसके लिए मान लीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट लिखूँगा तो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस में वो बन जाएगा देम। पॉजेसिव केस में चाहे वो आपका नॉन लिविंग हो नाउन हो चाहे लिविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिविंग नाउन हो चाहे नॉन लिविंग नाउन हो। आपका नाउन जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में है वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यदि इसके रेफरेंस का हमें कोई ना कोई अदर हमें वर्ड लिखना हो, किसी ऑब्जेक्टिव केस में लिखना हो चाहे पॉजेसिव केस में लिखना हो। हेलो, आ रहा समझ में? जो आपका सब्जेक्ट थिंग्स है, यदि इसी का रेफरेंस वर्ड हमें लिखना हो तो यहाँ पर हम जो इसकी केस रहेगी, प्लूरल की केस रहेगी, तो हम इसका प्लूरल केस लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि देम प्लूरल के लिए यूज होता है, थिंग्स आपका प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर देम आ जाएगा। एंड जैसा जानते हो इट सिंगुलर के लिए आता है, दिस आता है सिंगुलर के लिए, एंड डेट आपका होता है सिंगुलर के लिए, तो हो नहीं सकता है। तो जो आपका थिंग्स वर्ड है जो प्लूरल सब्जेक्ट है एंड इसी का रेफरेंस वर्ड है, हम इसी का प्रयोग इसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस देम आ जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं दूसरे सेंटेंस पे चलना चाहूँगा। चाहो तो आप इसको नोट कर लो या उतार लो। यदि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा तो बता देना कि पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि आपको समझ में आया था सेंटेंस। यदि नहीं आया होगा तो मैं बताइएगा, मैं इसको फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा। ये आपकी कॉमन की क्लास चल रहे हैं। यदि आपको ऐसी क्लासेज और चाहिए तो बताइएगा। आप इस पर इन टॉपिक मतलब इस तरह के क्वेश्चन पे क्लासेज और मिलेंगी। आज के दूसरे सेंटेंस में हम चलते हैं। सिंपल सेंटेंस कोई देंगे आपको। He has challenged yourself. He has challenged ourselves for this difficult question. He has challenged ourselves for this difficult question. इस सेंटेंस को देखिए आप, जो लिखा गया है इस सेंटेंस में लिखा हुआ शब्द देखिए, जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट आपका ही, जो ही लिखा गया वर्ड है प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है एंड चैलेंज आपकी मेन वर्ब है एंड आवर सेल्फ। देखिए यहाँ पर जो आवर सेल्फ बाद हमने एक वर्ड चैलेंज के बाद एक वर्ब है आपकी, वर्ब के बाद हमने एक वर्ड लिखा है रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट लिखे हैं हम। रिफ्लेक्सिव केस का हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है एंड इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लिखा है एंड इसके बाद एक वर्ड है। ये आपका दिस डिटर्मिनर है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, क्वेश्चन आपका नाउन है। आपका सब्जेक्ट ये कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है आपका? थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है आपका ये। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट है, जो आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्ट आपका है। मिस्टेक आपके इसी में, इसी वर्ड में मिस्टेक है, इसके केस में मिस्टेक है। कैसे होता है थोड़ा देखिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य में देकर समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको छोड़िए अभी।
इसको देखिए आप, आई नो मी एंड माई सेल्फ। आपका अगला सेंटेंस है ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ या हिम। इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट जो आपका है, यदि आपका सब्जेक्ट सेम हो और ऑब्जेक्ट भी सेम हो, जानते हो कि आप ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, सॉरी जो मी आपका वर्ड है ये भी, इसको आप ऑब्जेक्ट केस में लिख सकते हो, और माई सेल्फ को भी किसी न किसी मेन वर्ब के लिए आप ऑब्जेक्ट केस में लिख सकते हो। यदि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फॉर्म, सब्जेक्ट का भी पर्सन, सॉरी फॉर्म नहीं पर्सन, सब्जेक्ट का भी पर्सन और ऑब्जेक्ट का भी पर्सन सेम हो। देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन एंड माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है ना। इस वर्ब के लिए हमने सब्जेक्ट के लिए लिखा है आई जो फर्स्ट पर्सन का है, एंड मी आपका इसी वर्ब के लिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट लिखा है फर्स्ट पर्सन का है, एंड माई सेल्फ आपका भी फर्स्ट पर्सन का है। यदि ऐसा सेंटेंस में हो रहा हो, यदि किसी भी सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन बन रही हो, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का या किसी भी पर्सन का, आपका किसी भी पर्सन का अगर सेम प्रोनाउन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में देखिए आपका ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है कि नहीं। इस वर्ब के लिए हमने क्या लिखा है, ये लिखा है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, और इन्हीं वर्ब के लिए हमने हिमसेल्फ लिखा है और हिम लिखा है। आप देख सकते हो कि हिम क्या है, यहाँ पर इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, एंड हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है एंड हिम भी ऑब्जेक्ट है। इसका पर्सन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये भी सेम और आपका ये भी सेम। यदि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के हों, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे इस वर्ब के लिए। यदि आपका सब्जेक्ट समान पर्सन का हो, और ऑब्जेक्ट भी समान पर्सन का हो, जैसे कि आप देखो ऊपर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट एंड फर्स्ट पर्सन का आपका ऑब्जेक्ट इसी वर्ब के लिए, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। एक और सेंटेंस आप समझिएगा इस चीज़ को, जैसे कि लिखा है दे नो दे नहीं हटाइए, इसको लिखिए वी नेम मतलब कि नाम देना, हमने नाम दिया। देखो देखिए सेंटेंस में ये भी एक सेंटेंस का है, ये सेंटेंस है सिंपल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब है, हम नाम देते हैं। देखिए ये अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसी सेंटेंस का रिफ्लेक्सिव केस को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। वे नेम आवरसेल्व्स, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वर्ड दे दिया, यहाँ पर ये खाली स्थान है और यहाँ पे हमने वी नेम आवरसेल्व्स, कोई ना कोई एक इसी का रेफरेंस वर्ड आ जाएगा, वी नेम आवरसेल्व्स ऑनर ऑफ दिस कंपनी। देखिए इस सेंटेंस में यदि नेम आपका ऐसा वर्ड है, नेम आपका वर्ब है ना, इसके बाद कोई ना कोई आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, तो जो आपका वी है, वी आपका वर्ड है, इसके अनुसार आप लिख दोगे, इसी के अनुसार आप कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लिख दोगे। यदि सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका रिफ्लेक्सिव केस को आप सब्जेक्ट बना सकते हो। देखिए जैसे कि ही नेम, वी का रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा देमसेल्व्स, वी नेम देमसेल्व्स। ऐसे ही इसमें इसको समझिएगा, जैसे कि ही हैज़ हर्ट। अब देखिए हर्ट आपकी वर्ब है, अब इसके बाद हमने इस वर्ब को कोई ना कोई चाहिए ऑब्जेक्ट, उसने टोटल कर दिया, क्या किसको टोटल कर दिया, इसके बाद कोई ना कोई चाहिए ना ऑब्जेक्ट। देखिए ही आपका सब्जेक्ट है ना, एंड हैज़ हर्ट आपकी वर्ब है,
इसके बाद कोई ना कोई आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, उसने टोटल कर दिया, किसको टोटल कर दिया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी का रिफ्लेक्सिव केस आप लिख सकते हो हिमसेल्फ, ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। यदि ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो यदि ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो इसका पर्सन, कोई इसका पर्सन जो होगा और ऑब्जेक्ट का जो पर्सन होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि ही हैज़ हर्ट मी, ही हैज़ यू, ही हैज़ हर्ट देम, ही हैज़ हर्ट मोहन, ही हैज़ हर्ट हर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो मी है इसका पर्सन अलग है, यू है इसका पर्सन अलग है ही से, देम है लेकिन इसका पर्सन सेम है, ही का पर्सन और देम का पर्सन सेम है। बट यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है एंड ये सिंगुलर एंड प्लूरल है, तो इसका पर्सन सेम नहीं हो सकता है। मोहन ऑब्जेक्ट बन सकता है इस वर्ब के लिए, ये अलग है। अगर ये दोनों ये सेम हो गया किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव किस हिम नहीं बल्कि हिमसेल्फ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि हिम, यदि आप हिम कर दोगे गलत हो जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन ही होता है, यदि इसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यदि आप लिख रहे हो तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट, यदि इसी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप हिमसेल्फ लिखोगे, हिम नहीं कर सकते हो। यदि ऑब्जेक्ट का रिसीवर कोई अन्य व्यक्ति है, हेलो लिसन, एक्शन जो हो रहा है, जो काम हो रहा है हर्ट करना, यदि इसका रिसीवर कोई और है, देखिए यहाँ पर कौन रिसीवर इस चीज़ का, मैं खुद स्वयं हूँ, ही खुद स्वयं है, तो वहाँ पर हिम नहीं करेगा बल्कि वो अपने आप, तो वहाँ पर आपको हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा, वो आपको हिम नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर। यदि इस वर्ब का इस एक्शन का जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तो उसका सिंपल उसका जिक्र कर दो। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है देम लिख दो, देम मीन्स मोर देन वन हो जाएगा। उसने उनको घायल कर दिया, उसने मुझे घायल कर दिया, तो इस सेक्शन में रिसीव करने वाला मैं हो गया। कोई दूसरा पर्सन, मी, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन है जो डिफरेंट इनसे है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब इसमें देखिए, जब आपका सेंटेंस यहाँ पर था, ही आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है कि नहीं है ना, सब्जेक्ट, जैसे कि आप मैं लिखा हूँ यहाँ पर। और जो इसके लिए आप वर्ब लिखे हो चैलेंज्ड, तथा इसके लिए आप देखो यहाँ पर एक वर्ब आई है, यहाँ पर एक आया है वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में, रिफ्लेक्सिव केस का। आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है एंड सब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट। तो यहाँ पर यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं बल्कि आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का बढ़ाएगा। तो ही हैज़ चैलेंज्ड अस। यदि आपको लिखना, यदि आप चाहो तो यदि इसको आवरसेल्फ, यदि आपको इसके अनुसार रिफ्लेक्सिव केस लिखना, तो यहाँ पे आप इसको इसी का रिफ्लेक्सिव केस आप हिमसेल्फ कर दीजिए। ही हैज़ चैलेंज्ड हिमसेल्फ तब आएगा, ही हैज़ चैलेंज्ड हिमसेल्फ फॉर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। यदि किसी और को चैलेंज कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो उनका रिफ्लेक्सिव केस नहीं लिखोगे आप, उनका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे जो आपका बनेगा अस। आई होप कि जो भी सेंटेंस मैं आपको बताया हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू।